हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल? ओके, जबरदस्त, ठीक है। एकदम बढ़िया, सुपर। ऑडिबल भी हो, ठीक है, और विजिबल भी हो। एक मिनट। फैन बंद करना होगा। अब बताओ। सब कुछ परफेक्ट है, बढ़िया एकदम। हाँ, विजिबिलिटी भी है, बहुत बढ़िया, सुपर। तो आज नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ब्रीदिंग डिसऑर्डर एंड पीवाईक्यूज पहले कराऊंगा मैं। हर चैप्टर के पीवाईक्यू साथ लेके चलूंगा, आपको बताया, ठीक है। तो अभी ब्रीदिंग के अंदर ब्रीदिंग डिसऑर्डर बचे हुए हैं, तो पहले मैं रिवीजन कराऊंगा रेगुलेशन वाले पार्ट का, ठीक है। इसका रेगुलेशन कराने के बाद हम बात करेंगे डिसऑर्डर की, और फिर बात करेंगे पीवाईक्यू की, और फिर मैं चालू करूंगा ब्लड, यानी बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो आज ज्वाइन कर रहे होंगे या कई कल ज्वाइन करेंगे, तो उनको यहां से नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट आज मैं इसको पहले एंड करूंगा। ओके, ओके, बहुत बढ़िया, सुपर। खुश रहो सारे के सारे बच्चे जो चरण स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। चलो, वॉइस ठीक है, आगे स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आगे लेके चल रहा हूं। तो सबसे पहले, अच्छा, जितने भी नए बच्चे हैं उनको बता दूं बेटा, इसको स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर लेना, ठीक है, सबमिट कर देना। इसको स्कैन करके ग्रुप पर ज्वाइन कर जाना, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने रेगुलेशन की बात की थी, तो रेगुलेशन के अंदर मैंने क्या बताया था, ये लास्ट क्लास का रिवीजन है, क्योंकि हर क्लास में हम रिवीजन करते हैं लास्ट क्लास का, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रेगुलेशन में मैंने बताया था आपके ब्रेन का मेन पार्ट कौन होता है जो रेगुलेशन करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगर मैं मोबाइल उठा लूं, चार्जर ही उठा लेता हूं, ठीक है। अगर मैं मोबाइल उठाता हूं या चार्जर उठाता हूं, तो इस चार्जर के दो पार्ट हैं, ऊपर वाला पार्ट डॉर्सल, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, वेंट्रल। ऊपर डॉर्सल तो नीचे क्या होगा, वेंट्रल। क्लियर है? तो यहां पर भी न्यूरॉन के गुच्छे हैं, नीचे भी न्यूरॉन के बंच हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हमने मेडुला ऑब्लोंगेटा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। कौन कौन से पार्ट के अंदर भाई? जो ऊपर वाला पार्ट है डॉर्सल, और नीचे वाला पार्ट है वेंट्रल। जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेन पार्ट है, वो एक्चुअल में उसको बोलते हैं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी, डीआरजी। और उसको बोलते हैं वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, वीआरजी। क्लियर है? बिल्कुल। जो डीआरजी है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, बेटा ये मेन सेंटर है। मेन क्यों है? क्योंकि यही आपकी रिदम, जो आप इस समय बिना सोचे समझे एक लय से, एक रिदम से ब्रीदिंग कर रहे हो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, वो यही करा रहा है। इनवॉलेंट्री, टोटली इनवॉलेंट्री, आपके कंट्रोल में नहीं, अपने आप चीजें चल रही हैं। ये सिर्फ नॉर्मल इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है, एक्सपायरेशन अपने आप हो जाता है, पैसिव प्रोसेस है। नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन अपने आप होगा, पैसिव प्रोसेस, क्योंकि उन मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रेक्शन होने से सिर्फ एक ही काम होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, डायफ्राम मसल्स, इनमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, बाहर की एयर अंदर, इंस्पायरेशन। रिलैक्स करेंगे, अगेन एयर बाहर। तो ये बेटा इंस्पायरेटरी एरिया है, क्योंकि उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। सो इट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, आपकी लय, आपकी रिदम को मेंटेन करने वाला सेंटर। जबकि वीआरजी की बात करता हूं, ये तब काम करता है जब आप रनिंग करते हो, जब आप जिम करते हो, जब आप दौड़, मतलब कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपका रेट ऑफ ब्रीदिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि उस समय आपको क्या करना होता है, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन अपने आप हो जाएगा, फोर्सफुल एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन अपने आप हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। ये एक्सपायरेटरी एरिया है, क्योंकि उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरेशन होता है, तो इन दोनों को कंट्रोल करेगा। यानी ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन को कंट्रोल करेगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन तो अपने आप होगा, इट इज अ पैसिव प्रोसेस, क्योंकि मसल्स रिलैक्स करते हैं तो अपने आप होगा। क्लियर है? तो यहां तक क्लियर है? ये टोटली इनवॉलेंट्री कंट्रोल हो रहा है। पर मैंने बताया था कि जब आपसे कहा जाए कि बेटा गहरी सांस लो, वॉलेंट्री ब्रीदिंग करो, तब क्या होगा, ठीक है। वॉइस क्रैक, क्रैक तो नहीं होनी चाहिए बेटा। अब बताओ, अब बताओ, वॉइस पहले से परफेक्ट है क्या? ठीक है, वापस आ जाओ, ठीक है।
तो अच्छा, एक चीज मैं बता दूं बेटा, 15 अगस्त आ ही रहा है, ठीक है? तो अगर कोई भी बच्चा ऐसा है, ठीक है, जो इन्फिनिटी में अपने को अपग्रेड करना चाहता है, तो शायद ये लोग कोई उसका कोई कोड जनरेट करके कुछ भेजेंगे, कुछ वैसा हो सकता है। और जो कोई नया बच्चा तुम्हें लगता है कि तुम उसे जोड़ना चाहते हो, जोड़ सकते हो, तो बहुत सपोर्ट होगा। तो अभी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है? 18 तारीख तक कोई भी बच्चा बैच को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है? ओके। हाँ, अब आ जाओ। डायफ्राम हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, और इंटरकोस्टल मसल्स हमेशा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये मत भूल जाना कभी भी, ठीक है? हाँ, बात करता हूं वॉलेंट्री ब्रीदिंग, जो आप इच्छा से करते हो, तब इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम आपकी वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, सेरिब्रम आपकी वॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, ठीक है? और मेडुला ऑब्लोंगेटा सेपरेटली इनवॉलेंट्री ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा, बस। इसके अलावा मैंने बताया था एक पार्ट और होता है आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा के ठीक ऊपर, पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर ही होता है पोन्स। ये भाई, नीचे वाला तो मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऊपर वाला पोन्स है। तो पोन्स क्या काम करते हैं? पोन्स को हम न्यूमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये तब काम करते हैं जब आप दौड़ लगा रहे होते हो, तो आपके इंस्पायरेशन को रोक देते हैं, जिससे कि आप क्या करते हो? तुरंत एक्सपायरेशन करते हो, तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाता है, ठीक है? स्विच ऑफ सेंटर कहते हैं, क्योंकि स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? डीप इंस्पायरेशन को, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग पर मिनट। अब बात करते हैं केमिकल रेगुलेशन। तो मैंने आपसे कहा था बेटा कि हमारी बॉडी में चिप्स लगे होते हैं, यानी सेंसर लगे होते हैं, ऐसे बाहर सेंसर की दुनिया की सेंसर देखते हो। तो अगर मैं इन सेंसर की बात करता हूं, बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव फॉर एचाइन और CO2 के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है? बेस्ड ऑन कीमो रिसेप्टर विद सेंसिटिव फॉर एचाइन और CO2, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव नहीं होते। अगर तुमसे कहा जाए बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो बताओ कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे? नो, ऑक्सीजन से वो एक्टिवेट ही नहीं होते। नो डाउट अनफेवरेबल कंडीशन है, पर ऑक्सीजन टर्म आ रहा है, तो वो एक्टिवेट नहीं होंगे। जब एच आइन बढ़ेंगे, CO2 बढ़ेगा, तो ही एक्टिवेट होंगे। हाँ, कहां पर? अगर सेंट्रल कीमोरिसेप्टर आपके ब्रेन में होते हैं, नियर एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास। पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर कैरोटिड आर्टरी जो ब्रेन में ब्लड को लेकर के जाती है, उसमें होते हैं, या एओर्टा पे लगे होते हैं, जो पूरी बॉडी में ब्लड को लेकर के जाता है। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? वहां होते हैं। तो इस फ्लूइड में एच आइन CO2 बढ़ेंगे, सिग्नल आएगा एमओ के पास। इस फ्लूइड में एच आइन CO2 बढ़ेंगे, ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है ब्लड, ये फ्लूइड है CSF। तो सीधे सिग्नल कहां पर आएगा? एमओ के पास। एमओ क्या काम कर देगा? रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा करके CO2 को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, जिससे मामला सेटल हो जाए। क्लियर है? इसके बाद हमने स्टार्ट करना था आज डिसऑर्डर। तो मेनली 3 डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखे हैं: एस्थमा, एम्फाइसीमा और ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जिसमें एस्थमा से और एम्फाइसीमा से क्वेश्चन बहुत आते हैं। और एम्फाइसीमा तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर PYQ देखोगे तो। एस्थमा की बात करते हैं, तो एस्थमा क्या है? तुमने सुना भी होगा, कई लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है और एस्थमेटिक अटैक पड़ जाता है। मतलब एस्थमा एक तरीके से एलर्जी है, समझे? एस्थमा क्या है बेटा? एक तरीके से एलर्जी है, समझे? एक बच्चा लिख रहा है, सर मैं 11th का हूं और मुझे इन्फिनिटी में दृष्टि बैच भी चाहिए। नहीं, दृष्टि बैच अलग है बेटा। मैं समझ गया तू क्या कहना चाह रहा है। एक काम कर तू, हम्म, मैं चैट प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? तू अपना फोन नंबर लिख, मैं एक बार टीम से बात करता हूँ। क्या इस बच्चे के लिए कुछ हो सकता है? जो 11th का है, उसको दृष्टि मिल सकता है? तो एक बार मैं चैट प्राइवेट है। बच्चा एक बार तू अपना वो लिखियो, क्या जीतू नाम है, जीतू, अपना फोन नंबर लिख जीतू। अपने मैसेज के नीचे फोन नंबर लिख जरा, मैसेज के नीचे फोन नंबर लिख, जल्दी फटाफट। 15 अगस्त बायोमोलिक्यूल का क्लास होगा बेटा। नहीं, पहले मैसेज लिख, जो तू मैसेज लिख रहा था उसके नीचे फोन नंबर लिख बेटा। जी, तू मैसेज के नीचे फोन नंबर लिख, पहले पूरा मैसेज लिख, मैं तो मैसेज भेजूंगा ना।
कि मैं 11th का स्टूडेंट हूँ, ये सारी बातें तू लिख रहा था वो लिख ना, और फिर फोन नंबर लिख अपना। देखो 15 अगस्त को तुम्हारी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं वो तो नहीं होंगी, ठीक है। हाँ, वाईटी की क्लास चलेगी, मतलब पेड क्लासें नहीं चल सकती उस दिन, वाईटी चलेगी, समझे। ठीक है, मैंने क्लिक कर लिया है, तो टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी, ठीक है। पॉसिबिलिटी होगी तो, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि जो भी ऑफर लगे हैं ना, वो लगे हैं ड्रॉपर वाले बैचों पर, ठीक है। मंथन में अगर आपने इन्फिनिटी लिया है, ठीक है, मैं बात करता हूँ, ठीक है। पर मैं बता दूं तुझे, यहाँ पर क्या है, तुझे 11th और 12th दोनों का एक्सेस मिल जाएगा। और कंटेंट, मतलब तू यहाँ रहेगा तो बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएगा, मतलब मैं कहूंगा, ठीक है। क्योंकि वहां जो पढ़ाने का स्टैंडर्ड है वो हम 11th के स्टैंडर्ड से पढ़ाते हैं, सोचिए बच्चा नया आया 10th से 11th में, यहाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप होता है। तो मतलब अगर तू मेहनत कर सकता है ना, तो तेरी क्वालिटी यहाँ ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। वहां हम जनवरी तक पूरा 11th खत्म करेंगे, यहाँ जनवरी तक 11th और 12th दोनों खत्म करेंगे, तो ये डिफरेंस है, तू समझ ले, ठीक है। हम बात कर लेंगे, अगर मिलना होगा तो तुझे एक्सेस उसका उसमें कैसे, अगर पॉसिबल है, क्योंकि ऐप के थ्रू चीजें होती है, मतलब अपने हिसाब से हाथों से नहीं कर सकते, तो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, 15 अगस्त को बैच की छुट्टी रहेगी, ठीक है। बट वाईटी पर मैं बायोमोलिक्यूल कराऊंगा वन शॉट में, कोई भी बच्चा बायोमोलिक्यूल वन शॉट में करना चाहता है, तो 15 अगस्त शाम वही 5 बजे से हम स्टार्ट करते हैं, तो 5 बजे मैं उसको ताबड़तोड़ तरीके से कराऊंगा, 3.5 घंटे 4 घंटे में, ठीक है। पीवाईक्यू के साथ अल्टीमेटली बायोमोलिक्यूल करा दूंगा मैं, ठीक है। तो कोई भी नया बच्चा उसमें रिवीजन, पुराना बच्चा रिवीजन करना चाहता है, नया बच्चा वो करना चाहता है, क्योंकि बायोमोलिक्यूल यहां मैं करा चुका हूं, तो वहां कवर हो जाएगा हर बच्चे का, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, मजेदार तरीके से, एक एक बेस क्लियर करते हुए, ठीक है। डिटेल्ड में, प्रॉपर डिटेल में, मैं, तुम खुद देख लोगे, तुम कंपैरिजन करना, तो मैं इस यहाँ बायोमोलिक्यूल यहाँ भी करा चुका हूँ 10 लेक्चर में, कंटेंट वही होगा, कुछ भी कंटेंट का एक सिंगल स्लाइड कम नहीं करूंगा मैं, और बहुत बढ़िया तरीके से कराऊंगा, तुम देखना, तुम्हें कुछ चीजें और ज्यादा मिल जाएंगी उस वन शॉट के अंदर, ठीक है। चलो, तो एस्थमा की बात चल रही है बेटा। एस्थमा क्या है? एक एलर्जी है। एस्थमा क्या है? ध्यान रखना, ये एलर्जी है। एलर्जी है। इसमें क्या होता है बेटा एस्थमा के अंदर? भाई सांस लेने में समस्या होती है, ब्रीदिंग में समस्या होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। एक साउंड भी प्रोड्यूस होती है, वीजिंग साउंड। वीजिंग साउंड क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल्स के अंदर। सर ये क्या चीज है, आप समझना, नए बच्चों को समझाता हूं। मानो ये आपकी ट्रेकिया है, ट्रेकिया में ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई है, और फिर इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल्स हैं। इनमें जब इन्फ्लामेशन होगा ना, तो इन्फ्लामेशन होने से, ये नॉर्मल ट्रैक है, इन्फ्लामेशन होने से सूजन आ जाएगी, और सूजन आने की वजह से, ये नॉर्मल ट्रैक है, तो नॉर्मल ट्रैक नॉर्मल तरीके से होगा, नॉर्मल ट्रैक नॉर्मल तरीके से होगा, उसमें डायमीटर ठीक ठाक होगा। पर जब इन्फ्लामेशन होगा, सूजन आएगी ना, तो ये ट्रैक इतना सूज जाएगा, इतना सूज जाएगा कि ट्रैक नैरो हो जाएगा। ये ट्रैक नैरो कर जाएगा, इस तरीके से नैरो हो जाएगा, बहुत पतला। जब पतले से ट्रैक में तुम सांसें लोगे, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी तुम्हें। कहां पर इन्फ्लामेशन होता है? ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ठीक है। तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और जब तुम पतले से ट्रैक से सांस लोगे, तो साउंड प्रोड्यूस होगी। जैसे अब तुम गांव में, हम लोग जाते थे तो पीपल के पत्ते को तोड़ते थे, और ऐसे रोल बना देते थे उसके हाथ से, और दबाते के बीच में हवा मारते थे उसमें, तो सीटी बजती थी। मतलब जब भी नैरो ट्रैक से एयर गुजरती है, तो साउंड प्रोड्यूस होती है, ये तुम लॉ जानते ही हो सारा का सारा। तो बस जब ट्रैक नैरो हो जाएगा, इससे इससे जब एयर आप तेजी से लोगे, निकालोगे, ठीक है, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी। इसको वीजिंग साउंड बोलते हैं, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि ट्रैक नैरो हो जाता है। होता क्या है, ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल में इन्फ्लामेशन, सूजन आ जाती है। किसकी वजह से आ जाती है? जिससे आपको एलर्जी है। डस्ट से एलर्जी है, किसी स्मेल से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, अक्सर काउडंग जो गाय भैंस का गोबर होता है, लोगों को उससे एलर्जी होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से भी अस्थमा हो सकता है। डस्ट से अक्सर कर मैंने देखा है लोगों को एलर्जी होती है, अस्थमा होता है। तो इसको बोलते हैं बेटा, ठीक है, अस्थमा, जो एक एलर्जी है। अब बताओ समझ में आया नहीं आया? हाँ,
ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, बिल्कुल सही, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, एब्सोल्युटली राइट। इसी को आप बोलोगे ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियो और ब्रोंकाई, ठीक है, दोनों के अंदर ही कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, क्लियर है बिल्कुल। चलो अब दूसरा डिसऑर्डर बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं इसके लिए वेरी 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 लिखूं तो, क्योंकि ये नीट में लगभग लगभग हर साल आया है, लगभग का मतलब होता है एक आध साल छूट गया होगा, तो लगभग हर साल आया है, क्योंकि ये बहुत बड़ी नई जनरेशन की समस्या है, इसको जैनजी बोलते हैं, ठीक है। जैनजी जितना एकदम समझ रहे हो ना, हाँ है, पर उसमें समस्याएं भी बहुत सारी हैं, ठीक है। और अब तुम जैसे देखते हो, चीजें समझते हो, नई जनरेशन जो आ रही है वो कहीं ना कहीं मतलब कारण बहुत सारे बताए जा रहे हैं। हाँ, तो उसमें एब जो कहते हैं ना, एब एब का मतलब समझ समझ गए ना, ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, गुटखा खाना, जो पुरानी जनरेशन में नहीं थे, बहुत मतलब परसेंटेज कम था, ये परसेंटेज बढ़ गया है। ड्रग्स एडिक्ट होना, मतलब एक अलग ही दुनिया है यार, ठीक है। तो ये मामला बहुत डेंजरस है, जिससे उनकी मेंटल एबिलिटी डाउन हो जाएगी, जिससे इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव ना होकर के उल्टा रेट्रोग्रेसिव हो रहा है, जो सही इंडिकेटर नहीं है ग्रोथ के लिए, ठीक है। हाँ, और जो मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें बड़ी बड़ी कंट्रीज का रोल है, जैसे चाइना का रोल है बहुत ज्यादा। तो चाइना नहीं चाहता कि और कंट्री विकसित हो, ठीक है, डेवलप करें, तो वो ऐसे ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करता है अपने यहाँ, ठीक है, जो अपने नेचुरल जो कह सकते हो, अ, जैसे होते हैं ना मॉर्फिन कोडेन टाइप के चीजें होती है, उसके ही होमोलोगस कंपोनेंट, जिनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे अजीनोमोटो होता है, लोग खाने में आजकल डालते हैं, ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर को स्टिमुलेट करता है, पर उसके एडिक्शन तगड़ा है उसका। तो होटल में तुम खाना खाने जाओगे तो अजीनोमोटो तो आपके खाने में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ऐसा लोग मतलब बताते हैं, और बाकी में है, तभी तो आपको उस पर्टिकुलर होटल का, इस जगह का खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वो सारे केमिकल कहीं ना कहीं ड्रग्स के होमोलॉगी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स नेचुरल होती हैं, हेरोइन, मॉर्फिन, इनके साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, पर इनके बस एक ही साइड इफेक्ट है, एडिक्शन। पर इनके इतने खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, वो इसी नाम से बेचे जाते हैं, बेचे ही इसी नाम से जाते हैं कि भाई मॉर्फिन है, कोडीन है, हेरोइन है, ठीक है। बट वो एक्चुअल में होमोलोगस होते हैं, केमिकल्स होते हैं, जो जनरेशन को खत्म करने में लगे हुए हैं, बर्बाद, ठीक है। तो कैसे भी ऐसी चीजों से बचना है सबको, क्योंकि एक्चुअल में वो चीजें है नहीं, ये एक मतलब कह सकते हो ना, हाँ, क्योंकि आज की डेट में वार, जो पहले से युद्ध होता था ना, वो कम हो रहा है, लोग अलग तरीके से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री को बर्बाद करना है, उसकी नई जनरेशन को बर्बाद कर दो, बस कंट्री खत्म अपने आप, ठीक है, कई जनरेशन तक कंट्री कंट्री खत्म, क्योंकि वो जनरेशन आगे जनरेशन को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वही खराब हो जाएगी तो अगली जनरेशन तो खत्म ही हो गई, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये इसलिए नीट मतलब बहुत पूछा गया है, क्योंकि स्मोकिंग से रिलेटेड है, एम्फाइसीमा, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। मानो ये कोई ह्यूमन है, क्या उड़ा रहा है, धुएं के छल्ले उड़ा रहा है, ठीक है, समझ गए, स्मोकिंग कर रहा है। और ध्यान रखना, स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, इसके जो लंग्स होंगे अंदर, इसके जो लंग्स होंगे बेटा अंदर, उसमें कौन एंटर करेगा, उसमें एंटर करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, समझना। लंग्स के अंदर क्या होते हैं, एल्वेओलाई, मैं दिखा देता हूं। जैसे इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत सारे एल्वेओलाई हैं, बट इसका सरफेस एरिया रिड्यूस हो गया क्योंकि एल्वेओलाई डाइजेस्ट हो गए, किसकी वजह से, भाई इसकी सिगरेट से कौन एंटर कर रहा है इसके लंग्स के अंदर, समझने की कोशिश करना, CO2, किसकी एंट्री हो रही है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एंटर करेगी। और आप जानते हो, अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, लंग्स में क्या होगा, CO2 का लेवल तो बढ़ जाएगा लंग्स के अंदर, और ऑक्सीजन का लेवल सीओ लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। CO2 बढ़ने से क्या होता है, ठीक है, CO2 बढ़ने से वॉल ऑफ लाइसोसोम वीक हो जाएगी, बहुत कमजोर हो जाएगी, वॉल ऑफ लाइसोसोम बहुत वीक हो जाती है,
ठीक है, CO2 का लेवल बढ़ने से, ऑक्सीजन कम होने से, क्योंकि ऑक्सीजन लाइसोसोम की वॉल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है ऑक्सीजन। जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी लंग्स में, तो जो लाइसोसोम्स होते हैं हर सेल में होते हैं, एल्वुलाई के सेप्टम में सेल्स बने होते हैं उनमें भी होते हैं, तो वो कमजोर हो जाएंगे तो सुसाइड बैक कहते हैं इनको, जो फटेंगे। और जब फटेंगे तो इन लाइसोसोम्स में एक एंजाइम निकलता है, इसको बोलते हैं ट्रप्सिन। कौन सा एंजाइम निकलता है? ट्रप्सिन। इट इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा? डाइजेस्ट कर देगा सेप्टम ऑफ एल्वुलाई, डाइजेस्ट सेप्टम ऑफ एल्वुलाई। सिंपल सी बात है, जब एल्वुलाई के सेप्टम डाइजेस्ट होना चालू हो जाएंगे स्ट्रप्सिन की वजह से, तो सरफेस एरिया घट जाएगा, सरफेस एरिया घट जाएगा तो इंसान की हालत बुरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, समझना। अगर आपके लंग्स में CO2 का स्तर या कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती है, पर CO2 का स्तर अगर तुम लंबे समय तक बढ़ाए हुए खूब कंटिन्यू स्मोकिंग करते हो तो कैंसर होता है, वो तो एक अलग बात है, मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा कैंसर की और हार्मफुल डिसीज की। अभी मैं बात कर रहा हूं एम्फाइसीमा। उसका एक साइड इफेक्ट क्या है? CO2 लेवल बढ़ने से, ऑक्सीजन कम होने से, जो उनके सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, यस, लाइसोसोम्स की वॉल वीक हो जाती है और फट जाते हैं। और फटने से उनमें होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम स्पेशली ट्रप्सिन। ट्रप्सिन जब निकलता है तो उन सेप्टम को ही डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। और धीरे धीरे सरफेस एरिया घटना चालू हो जाता है। तो इसमें होता क्या है? क्रोनिक डिसऑर्डर है। क्रोनिक का मतलब घातक, जिसकी वजह से मौत तक हो सकती है, ठीक है। क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है, मौत तक हो सकती है। इसमें क्या हो रहा है? एल्वुलर वॉल आर डैमेज, एल्वुलर वॉल डाइजेस्ट हो रही है। क्यों हो रही है? ठीक है, क्योंकि यहां स्मोकिंग की वजह से हो रही है, तो इससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट रहा है। इसका मेन सिम्टम, मेन कारण क्या है? सिगरेट स्मोकिंग। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करोगे, CO2 का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन घटेगा, वॉल ऑफ लाइसोसोम्स कमजोर होगी, ट्रप्सिन निकलेगा, फटेंगे तो डाइजेशन ऑफ एल्वुलाई सेप्टम हो जाएंगे और एम्फाइसीमा हो जाएगा। समझे? फरदीन क्या बोल रहा है? सर हफ्ते में एक बार तो कर ही सकते हैं, क्या करना है तुझे? पता नहीं क्या कर सकते हैं हफ्ते में एक दिन। मोमोज में ज्यादा होते हैं? मोमोज में क्या ज्यादा होते हैं? देखो, मोमोज खतरनाक नहीं होता। मोमोज तो क्या है, मैदा की एक पतली सी रोटी होती है जिसमें वेजिटेबल भर देते हैं, तो उससे नुकसान नहीं है। नुकसान क्या है? जो तुम मोमोज के संग चटनी खाते हो ना, वो टॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है। या मोमोज को जिस ऑयल में वो फ्राई करते हैं, वो इतना गंदा ऑयल होता है, कार्सिनोजेनिक होता है। तो अगर तुम नॉर्मल मोमोज खा रहे हो और घर की चटनी खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मोमोज खाने नहीं चाहिए, ठीक है। मैं तो अवॉइड करता हूँ, मतलब मैंने शायद एक आध बार कभी टेस्ट किए, बट ठीक है। समझो दिक्कत कहां पर है, उसकी चटनी में दिक्कत है, जिसमें बहुत डेंजरस टॉक्सिक केमिकल्स पड़ते हैं जो आपके टेस्ट बड को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। या वो ऑयल जिसमें वो फ्राई होते हैं, तो इनसे बचना है आपको, समझे? आई या नहीं आई? आप बताओ, जहां तक कोई डाउट? लैक ऑफ पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। चलो, हफ्ते में सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहा हूं, तू बस यही काम कर बेटा, स्मोकिंग ही कर तू हफ्ते में एक दिन। जिंदगी प्यारी है तो तू समझ ले। अगर तुझे लगता है जिंदगी से मोह नहीं है, तो एक दिन क्या, रोज कर, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगा, ठीक है। जीवन को बस जाना, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, ठीक है। मतलब मनुष्य का जीवन तो आप जानते हो भाई, जितने भी जीवन तो सभी जगह है ना, पेड़ों में भी जीवन है, कीड़े मकोड़ों में भी जीवन है, जितने एनिमल्स है सब में जीवन है, पर मनुष्य सबसे अलग है। तो उसको अगर वाकई में तरीके से जीना है, ठीक है, आप कहीं पर भी किसी भी लेवल पर बिलोंग करते हो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप झुग्गी झोंपड़ी में भी रहते हो, तो नेचर ने आपको मतलब कैसे कैलेबर दिया है, और आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो आप नॉर्मल इंसान तो नहीं हो, ठीक है। आप यहाँ नीट का बैच ज्वाइन किए हुए हो, तो नॉर्मल इंसान नहीं हो। ब्रेन से आप बहुत पावरफुल हो और आप बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं बोलूंगा कि भाई इसको यूज मत करना कभी भी, ठीक है, क्योंकि एडिक्शन इसका रोल है ना। चलो, समझ में आ गया?
ये देखो नॉर्मल इंसान है, उसका एल्वलाई का सरफेस एरिया जाता है। ये स्मोकिंग जो करता है ना, उसके अंदर की हालत ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल की ये हो जाती है, सरफेस एरिया पूरा गायब हो जाता है, और समझो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत बुरी। और तीसरा डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो आपके ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ है। ऑक्यूपेशन समझते हो, मतलब आपके काम काज से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं अपना ही बता दूं, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड तो लॉकडाउन में आया है। लॉकडाउन से पहले मतलब लोग इनको यूज ही नहीं करते थे, ना नॉलेज थी, ठीक है। लॉकडाउन से पहले स्टार्टिंग में जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था आकाश में दिल्ली के अंदर, उससे भी पहले, तो वहां उस समय यूज होते थे, मतलब चौक यूज करते थे हम लोग, यस। तो थोड़े से स्टैंडर्ड हो गए थे तो हम डस्ट लेस चौक लाना चालू कर देते, पर उससे पहले तो मतलब जहां भी पढ़ाते थे तो मतलब आकाश की तरह चीजें मेंटेन तो नहीं करता था वो, ठीक है। तो देसी चौक मिलती थी, जिससे मतलब हम पढ़ाते पढ़ाते पूरे हम ही सफेद हो जाते थे, पूरे व्हाइट हो जाते थे हम। मतलब जैसे मैं हूं तो मतलब तो मैं, अब तो मेरी एनर्जी, क्योंकि यहाँ मतलब ये चीजें बोर्ड अलग होता है, उस समय क्या होता था ना, ये चीजें कुछ नहीं होती थी, हर चीज में ड्रॉ करनी होती थी। और मेरी आदत थी मतलब एनिमेशन, मतलब सोचो चौक, रंग बिरंगी चौकों से मैं एनिमेटेड डायग्राम बनाने की कोशिश करता था। मतलब मेरी थी थोड़ी सी है, मतलब जब तक मैं बढ़िया डायग्राम नहीं बनाऊंगा मजा ही नहीं आता था। मैं जब शाम तक निकलता था इंस्टीट्यूट से, तो पूरे बाल, पूरे माँ, सब पूरे चौक से वाइट हो जाते थे। यानी घर पे जाके दोबारा नहाना पड़ता था, इतना लिखता था, लिख रहा हूँ भूल गया, मैं हाथ से ही मिटाने में चालू कर गया। तो सारी डस्ट कहाँ जाएगी, लंग्स के अंदर। ऐसे ही कई लोग होते हैं जो एस्बेस्टर, सिल्ल खड़ी होता है, उस पर काम करते हैं, तो उनकी डस्ट लंग्स में जाती है। कई लोग कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं, उसकी डस्ट लंग्स में जाती है। कई ट्रैफिक पुलिस वाले देखे होंगे आपको, जो हर समय कई कई घंटे तक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पॉल्यूशन होता है, तो वो सारा अंदर कहाँ लंग्स में जा रहा है। कई लोग देखे होंगे आपने बेटा, जो सिलिका होता है, सिलिका, शायद आप जानते हो सिलिका। तो सिलिका इंडस्ट्री होती है, जो सिलिका पे काम होता है। सिलिका तो क्या सभी जानते होंगे आप, आज सारी चिप सिलिका बेस तो सिलिका ही होता है उनके अंदर। तो सिलिका लंग्स में, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर लंग्स में जाता है तो लंग्स में इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है, पहली बात। और अगर लंबे समय से उसका एक्सपोज हो रहा है तो लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी कोलेजन फाइबर का एक्यूमुलेशन चालू हो जाता है, इसी को बोलते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस। समझना मेरी बात, ठीक है। तभी तो कंपनियों ने मास्क कंपलसरी कर दिया आज की डेट में। तो अगर ये पार्टिकल कंटिन्यू लंग्स में जा रहे हैं तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन लंग्स में होगा, जिससे फाइब्रोसिस होगी। फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, यानी कोलेजन फाइबर की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से सीरियस लंग्स डैमेज हो जाते हैं, इंसान की मौत तक हो जाती है। तो दिख रहा होगा कि ये नॉर्मल लंग्स हैं, धीरे धीरे देखो कोलेजन फाइबर का डिपोजिशन हो गया, अब ये लंग्स डैमेज हो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इनमें फाइब्रोसिस हो रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेटा, ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब जो एनसीईआरटी में नहीं है पर क्वेश्चन पूछे गए, अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कई टाइप के हो सकते हैं। कॉमन टर्म क्या है, निमोकोनियोसिस, यानी आप कोल माइंस में काम करते हो, ठीक है। कोल माइन समझ में, कोयले की खदानों में, तो कोयले की खदानों की डस्ट जाएगी। आप सिलिका इंडस्ट्री में काम करते हो तो सिलिका डस्ट आपके लंग्स में जाएगी। आप एस्बेस्टर, सफेद कलर का स्टोन होता है उससे, ठीक है, जैसे मैं तो आगरा से बिलोंग करता हूं, तो वहां ताजमहल बनता है, ठीक है, ताजमहल के मॉन्यूमेंट बनते हैं, ठीक है। और मतलब शो पीस टाइप की चीजें बनती हैं, वो सॉफ्ट स्टोन होता है, उसको हम एस्बेस्टर बोलते हैं, सिल्ल खड़ी बोलते हैं। तो कारीगर होते हैं उसको घिस घिस के बनाते हैं, तो उसकी डस्ट उनके लंग्स में जाती है, ठीक है, उसको एस्बेस्टर बोलते हैं। और अगर आप कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हो तो कॉटन डस्ट जाएगी, तो इसको बोलते हैं निमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, बाइसिनोसिस। इसमें क्या होगा बेटा, कॉज भाई, इसमें न्यूमोकोनिसिस इज द टर्म दैट कैन रेफर टू एनी क्रोनिक लंग कंडीशन कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ डस्ट या टॉक्सिक फाइबर। मतलब कॉमन टर्म है, सबके लिए यूज कर सकते हो, पर अक्सर कर हम किसके लिए यूज करते हैं, कोल वर्कर, कोल वर्कर के लिए हम निमोकोनिसिस यूज करेंगे। इसमें क्या होगा, इनहेलेशन ऑफ कोल डस्ट, कोल डस्ट के इनहेल होने की वजह से फाइब्रोसिस हो रही है, तो निमोकोनियोसिस। सिलिका के एंटर करने की वजह से फाइब्रोसिस हो रही है, तो सिलिकोसिस बोलेंगे। एस्बेस्टस के एंटर करने की वजह से दिक्कत आ रही है तो एस्बेस्टोसिस, और कॉटन फाइबर के एंटर करने की वजह से आ रही है तो बाइसिनोसिस। ये टर्म्स हैं, एडिशनल पॉइंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब लास्ट आ जाओ, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, पर क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में।
तो एक छोटा सा पॉइंट है तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टीट्यूड सिकनेस या माउंटेन सिकनेस। देखा होगा कई लोग लद्दाख जाते हैं, कई लोग कुल्लू मनाली रोहतांग पास और ऊपर जाते हैं, या कई लोग देखे होंगे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं। मैं जा चुका हूं एक बार, ठीक है, बहुत ऊंचा पहाड़ों पर, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप बहुत ऊंचाई पर जाते हो पहाड़ों पर तो वहां ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है। केमिस्ट्री में है इसका सवाल, अच्छा ओके। कहीं ना कहीं मिलेगा तुम्हें जरूर, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, बॉटनी में पॉल्यूशन में से अब क्या किस लेवल का आता है ये मुझे आइडिया नहीं है। तो क्रोनिक के अंदर एस्बेस्टोसिस को भी क्रोनिक में केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं, कहीं ना कहीं पूछेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रोनिक डिसऑर्डर। ये भी क्रोनिक है, क्रोनिक का मतलब है घातक, मौत के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो एनसीईआरटी, बॉटनी की एनसीईआरटी में पॉल्यूशन में इसको क्रोनिक दे रखा था, ठीक है। तो बस लिखा बता दिया है मैंने। अब आ जाओ अल्टीट्यूड सिकनेस। जब भी आप लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर जाते हो, कहां जा रहे हो? लो अल्टीट्यूड से हाई अल्टीट्यूड पर, पहाड़ों पर जा रहे हो, ऊंचाई पर जा रहे हो, तब होगी अल्टीट्यूड सिकनेस। क्या होगी? अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब तुम हाई अल्टीट्यूड पर जाओगे, ठीक है, हाँ, तो हाई एल्टीट्यूड पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा या ज्यादा होगा? जरा बताओ, समझना, मैं लिख दे रहा हूं। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा। ध्यान रखना है, परसेंटेज सेम होगी, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम रहेगी। अंतर है, परसेंटेज जो नीचे है वो सेम ऊपर है, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते। पर प्रेशर कम होता था ऊपर जाते जाते, पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा तो HBO2 एसोसिएशन बढ़ेगा या घटेगा? ध्यान रखना है, जब भी ऊपर जाओगे तो HBO2, अभी ऑक्सीजन का पार्शियली प्रेशर कम है तो इनका एसोसिएशन घट जाएगा, ये एसोसिएट कर ही नहीं पाएंगे, घटेगा। HBO2 का एसोसिएशन घटेगा, समझ रहे हो? डिसोसिएशन बढ़ेगा, टूटना बढ़ेगा, जुड़ना घटेगा। HBO2 डिसोसिएशन बढ़ेगा, HBO2 डिसोसिएशन बढ़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन घटेगा, HBO2 एसोसिएशन घटेगा, HBO2 डिसोसिएशन बढ़ेगा। समझ रहे हो? हाँ। तो ऐसा होने से आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ऐसे लोगों को क्या होता है, ऊपर हाई एल्टीट्यूड पे जाकर के इन सब चीजों की वजह से क्या होगा? हाइपोक्सिया। इन सब से क्या होगा? आपको हाइपोक्सिया होगा। हाँ, आपको हाइपोक्सिया हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में कम होगा। और जब ऑक्सीजन आपके ब्रेन में नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? डिजीनेस आएगी, आपकी डिजीनेस आएगी, हेडेक होना चालू हो जाएगा, ब्रीथ लेस होना चालू हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, ऐसा होने से क्या होगा? तुरंत ही आपके ब्रेन में जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी आपको, ठीक है, हाँ। और कह सकते हो नाउसिया, उल्टी जैसे आना, कई लोगों को उल्टी आ भी जाती है, ठीक है, नाउसिया हो जाएगा, ठीक है, वॉमिटिंग होना चालू हो जाएगी, ब्रीथलेसनेस, सांस ले ही नहीं पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, उस समय आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाएगा, इंक्रीज, बहुत तेजी से बढ़ जाएगा आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। मतलब आप ऐसे कर रहे होगे, ठीक है, आपका हार्ट रेट बढ़ रहा होगा उस समय, क्योंकि भाई ऑक्सीजन पहुंचा नहीं है उसको, तो हार्ट रेट बढ़ रहा होगा, इंक्रीज हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा होगा, आपको हेडेक होना चालू हो जाएगा, यस।
आपको हेडेक होना चालू हो जाएगा। हेडेक हेडेक होना चालू हो जाएगा। ये सारे सिम्टम होते हैं ना, इसी को हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस, ठीक है, या अल्टीट्यूड सिकनेस। ये सब चीज सिम्टम आने चालू हो जाएंगे। कभी आप गए हो रोहतांग पास, मतलब कभी ऊंचाई पर गए तो ये सब चीजें होना चालू हो जाती हैं, ठीक है, एकदम होना चालू हो जाएंगी। पर जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं उनके गाल लाल लाल होते हैं। आपके अंदर दिक्कत आ रही है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर नंबर ऑफ आरबीसी कम है। तो इसमें क्या होगा, इस समय तुरंत ही जब ये चीजें होना चालू हो जाएंगी ना, हाइपोक्सिया में ये चीजें, तो तुरंत ही सिग्नल जाएगा किसके पास? ये हाइपोक्सिया किसको स्टिमुलेट करेगा, जरा बताओ, किसको स्टिमुलेट करने वाला है? जे जी सेल, जे जी सेल्स ऑफ किडनी। अभी पढ़ाऊंगा, किडनी के अंदर जे जी सेल्स होते हैं, मतलब किडनी के अंदर जेजी सेल्स होते हैं, इनको स्टिमुलेट करेगा ये कंडीशन। और जेजी सेल अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं पढ़ाऊंगा अभी एक्सक्रीशन में, ये सेल रिलीज करती हैं, रिलीज, ठीक है, एराथ्रोपोइटिन, एराथ्रोपोइटिन हार्मोन। जैसे ही ये कंडीशन आएगी, एराथ्रोपोइटिन हार्मोन निकलना चालू हो जाएगा, पर टाइम लगता है उसको सही होने में। और एराथ्रोपोइटिन क्या काम कर देगा? इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी इन ब्लड। ब्लड में आरबीसी का नंबर बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं एराथ्रोपोइसिस। एराथ्रोपोइसिस यानी एराथ्रोपोइसिस चालू होगी, आरबीसी का नंबर इतना बढ़ा दिया जाएगा कि आपके सेल्स तक प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच पाए, पर टाइम लगता है इसके अंदर, ठीक है। हाँ, फिर आपके सेल के पास ऑक्सीजन मिलना चालू हो जाएगा, तो आप नॉर्मल रहना चालू कर दोगे और मस्त घूमोगे पहाड़ों पर इस प्रोसेस को होने में टाइम लगता है, तब तक तुम्हें ये सारे सिम्टम आते रहेंगे और धीरे धीरे तुम्हारे गाल लाल लाल होने चालू हो जाएंगे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे गाल लाल लाल करने हैं, तो चले जाओ पहाड़ों पर, वहां रहो 1-2 महीने, तब जाकर के ये मैकेनिज्म एक्टिवेट होगी और तुम्हारे अंदर आरबीसी काउंट बहुत बढ़ जाएगा, तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहाड़, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं वो नीचे आके काम करते हैं ना, तो उनको लिए मतलब बड़े बड़े काम नॉर्मल लगते हैं, क्योंकि उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा होता है, समझे, क्योंकि उनका आरबीसी बहुत ज्यादा होती है हमसे। बट अगर लंबे समय तक नीचे रुकते हैं तो उनका भी आरबीसी काउंट हमारे आरबीसी काउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी अगर कुछ समय बाद वापस जाएंगे, नीचे रुकने से 1 साल नीचे रुक गए, ठीक है, फिर पहाड़ों पर जा रहे हैं तो उनको भी दिक्कतें आएंगी, फिर कुछ समय बाद फिर से वो, ठीक है, नॉर्मल हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया? सर कोई काला हो तो उसका गाल लाल लाल होगा, वे क्यों नहीं होगा? ठीक है, गोरे का ही गाल लाल लाल होता है, काले का नहीं होता? होता है भाई, रेडनेस तो आ जाएगी ना, ब्लैक कलर में भी रेडनेस आएगी, ठीक है, वो दिखेगा एकदम चेहरे पे ग्लो, रेडनेस। कलर ब्लैक हुआ तो क्या हुआ, समझे, रेडनेस दिखेगी, समझे। नॉर्मली कार में उल्टी, हाँ बेटा, वो सेम सेम देखो, उल्टी होने के बहुत सारे, मतलब उल्टी कराने वाला सेंटर भी आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा ही है, ठीक है। तो उल्टी बहुत सारे कारण से होती है, गंदी स्मेल की वजह से भी उल्टी होती है, मतलब आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा बहुत सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन कम होगी तो भी उल्टी हो सकती है, ठीक है। जब पहाड़ों पर जा रहे हो, घूम रहे हो, तो उसकी वजह से भी उल्टी होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है उसकी वजह से भी उल्टी होती है। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, गंदी स्मेल आ जाए तो भी ये रिफ्लेक्शन देता है, उल्टी इज अ रिफ्लेक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो अगर खाना बहुत ज्यादा भरा हुआ है पेट में तो तुरंत रिफ्लेक्सेशन हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। चलो, अरे 27 फ्लोर पे नहीं रहता हूँ मैं, ठीक है, किसने बोला मैं 27 फ्लोर पे रहता हूँ? हाँ, ऊंचाई पे तो बहुत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ, अब देखो शहरों में क्या होता है ना, जगह कम है, जगह कम है, तो ये लोग क्या बना देते हैं, लंबे लंबे टावर बना देते हैं ऊंचे, भाई ये चिड़िया घर, चिड़िया जैसे होता है बॉक्स के अंदर रह रहे हैं, तो वो तो मुझे नहीं अच्छा लगता है ऐसा रहना। मुझे वो अपना खेत हो, खेत में अपना घर हो, मस्त,
अपनी गाय भैंस हो, ठीक है, ऐसे रहना मतलब मैं चाहता हूँ। अब जमीन नहीं है भाई, अब ढूंढूंगा कहीं मिल जाए, किसी अच्छे से गांव में कोई अच्छी सी जगह मिल जाए, तो मैं इस तरीके से, मतलब मेरी ख्वाहिश ये है, ठीक है। तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव हो, जब सुंदर सा गांव हो, लोग अच्छे हों, वहाँ एक जमीन मिल जाए, टुकड़ा थोड़ा सा, तो अपना छोटा सा घर बना लो, गाय भैंस रखो, ठीक है, समझे। हिमाचल तो मतलब बहुत सुंदर जगह है, हिमाचल में तो हम लोगों को नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, 118 का रूल्स है, 118 कुछ ऐसा है, ठीक है। हाँ, कश्मीर में मिल सकता है, पर कश्मीर बहुत महंगा हो गया है, कश्मीर बहुत महंगा है, मतलब कश्मीर में तो एक आम आदमी तो ले नहीं सकता, इतना महंगा हो गया। दो बहुत सुंदर जगह हैं, हिमाचल अच्छा है, कश्मीर अच्छा है, उत्तराखंड भी अच्छा है। उत्तराखंड में थोड़ी सी लैंड ले सकता है कोई भी इंसान, बहुत थोड़ी सी लैंड। हाँ, अब देखो मैं बताऊँ, मैं तो मतलब यूपी का हूँ, तो मैं तो यूपी, एमपी, राजस्थान और हरियाणा, इन्हीं में ही ढूंढ रहा हूँ, कहीं मिल जाए कोई गांव। तो मतलब ये अपनी बेल्ट है, बेल्ट का मतलब है जहाँ लोग रहते हैं, तो हाँ। अब ये एक्चुअल में जितनी ऊंचे इलाके हैं ना, पहाड़ी इलाके बहुत सुंदर है, हिमाचल बहुत सुंदर है, कश्मीर अल्टीमेट, मतलब मैं तो कश्मीर पढ़ा है, मैंने तो खैर ऑफलाइन पढ़ा है कश्मीर मैंने तो, ठीक है। हाँ, श्रीनगर के अंदर, तो वहाँ गवर्नमेंट के प्रोग्राम था, तो उसमें मैं पढ़ाता था, मतलब एक हफ्ते सोचो कश्मीर पढ़ाता था, एक हफ्ते फिर यहाँ दिल्ली, फिर एक हफ्ते कश्मीर, एक हफ्ते दिल्ली, ठीक है, कंटिन्यू ट्रैवल करना, और लॉकडाउन के टाइम पर, तो मतलब बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। पर इस बेल्ट में ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा तो बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। चलो आ जाओ, यहां तक समझ में आया, ये वाली ये कंसेप्ट मत भूल जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एराथ्रोपोइसिस एराथ्रोपोइटिन। इसलिए एक पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के गाल लाल लाल होते हैं। परसेंटेज ध्यान रखना सेम रहती है, पार्शियल प्रेशर कम होता है, परसेंटेज पर कोई असर नहीं आता। कभी कभी कंफ्यूज क्वेश्चन में यहाँ पे भी कर देते हैं, ठीक है। चलो, ये चैप्टर आपका एंड हो जाता है। अब मैं तुम्हें कराने वाला हूं पीवाईक्यू, जो तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बहुत बिल्डअप कर देंगे। 10 साल के पीवाईक्यू हैं, पूरे सारे पीवाईक्यू हैं, मैंने छोड़ा ही नहीं कुछ भी, ठीक है। इससे ये आपको आइडिया लगेगा यार, ये सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपने इस लेवल की पढ़ाई की है कि मतलब आप फोड़ सकते हो, समझे। किसी को भी लगता है कि उसका गांव सुंदर सा है, तो मुझे कांटेक्ट करके मुझे बताना जरूर, मैं आऊंगा जरूर देखने, ठीक है, समझे। तुम मुझसे कहते हो सर इन्फिनिटी वालों को टेस्ट सीरीज दे दीजिए। तुम तुम बेटा, हम लोग जॉब करते हैं, ठीक है, हम लोग तो ये है कि मतलब लड़ भिड़ते करके कुछ ना कुछ करके चीजें कम करवाते रहते हैं बस, तो सब लोग नाराज रहते हैं इससे, ठीक है। तो ये है कि हाँ, अब टेस्ट सीरीज तो एक अलग प्रोडक्ट था, तो एक हमने कह करके हमने कहा कि कुछ एक नया ऐसा बना दो, तो इन्फिनिटी अल्टीमेट बनाया, वो अभी इन दिनों के लिए ही है, जिसमें टेस्ट सीरीज और पास तो सारे बैचेस हैं, ठीक है, समझे। चलो, चलो आऊंगा यार, हिमाचल तो बहुत आना है। अब पूरा दिमाग यहाँ लगाना, देखूं कितने बच्चे ऐसे सारे पीवाईक्यू कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट में रियल बताना, रियल। क्वेश्चन नंबर 1, ये लेटेस्ट है, शायद 2026 का क्वेश्चन होगा, जहां तक मुझे लग रहा है। 26 का नहीं, ये 25 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तुम्हारे सामने, कार्डिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेट बाय, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, ठीक है, क्योंकि ये हार्ट में समझ में आएगा। अच्छा, कार्डिक एक्टिविटी यहाँ कहाँ लगा दिया मैंने यार, ये तो हार्ट का क्वेश्चन है, सॉरी 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 सॉरी, ये तो हार्ट का क्वेश्चन है, अभी नहीं, इसको बताऊंगा। ये तो एम्फाइसीमा एंजाइना पेक्टोरिस, ये 2026 का होना चाहिए, 25 का होना चाहिए, ठीक है। बस एक क्वेश्चन है जो मैंने नहीं लिखा। चलो, ये तुम्हारे सामने आ गया, शायद 26 का क्वेश्चन है, या 26 से ये दो क्वेश्चन मैंने लगाए नहीं है अभी, 26 से 25 का, 26 के मैंने लगाए नहीं है इसके अंदर अभी, 25 का होगा, 26 के मैंने अरेंज नहीं किए थे। एम्फाइसीमा एंजाइना पैक्टोरिस, अच्छा, ये कई चैप्टर का मिला के इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, पर तुम कर लोगे। रैपिड स्पास्म इन मसल्स ड्यू टू लो कैल्शियम, ये अभी आगे पढ़ोगे आप, इसको टिटैनी बोलते हैं, ठीक है। डैमेज एल्वुलर वॉल, डिक्रीज सरफेस एरिया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सरफेस, तो एम्फाइसीमा, ठीक है। एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन किसके केस में होता है, एंजाइना पैक्टोरिस।
और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, या भी एक्सक्रीटरी में पढ़ोगे, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई, ठीक है। तो पहले का दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, बी ऑप्शन आएगा। ये अभी मतलब कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। हाँ, 24 से सारे क्वेश्चन लगे हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वेओलाई। मतलब ये किसकी बात कर रहा है, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट की बात कर रहा है। तो लेफ्ट शिफ्ट के लिए बताओ, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लेस साइन कंसेंट्रेशन, बिल्कुल सही। लो CO2 नहीं, एंड नहीं, हाँ ठीक है ना। हाई HN कंसेंट्रेशन नो, लो CO2 ठीक है, हाई टेम्परेचर नो, हाई ऑक्सीजन एंड हाई CO2 नो। तो ए ऑप्शन आ जाएगा। नीट 2024 में आया सारा, हर बच्चा कर सकता है इसको, ठीक है। इस पर क्वेश्चन बहुत आता है, लगभग हर साल आता है, इस साल भी 2026 में भी क्वेश्चन था, ठीक है। अब पूछा गया है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होगी वाइटल कैपेसिटी, समझ गए होगे। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन है इसमें, दूसरा और चौथा मिल गया, डी ऑप्शन आ जाएगा। डी, जो डी लगा रहा है सही लगा रहा है। इससे आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों की कमांड है। ये 23 में आया वो क्वेश्चन है, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज। तो तीनों वॉल्यूम हो जाएंगे, IRV, ERV, TV। सी, वाइटल कैपेसिटी। Which of the following is not the function of conducting part of the respiratory system? conducting part का function नहीं है, 22 में आया हुआ है, conducting part का function नहीं है, ठीक है। it clear, ठीक है, ये तो है। inner layer humidify है, temperature of inner layer ये भी है, हाँ। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस नहीं है, तो डी ऑप्शन आएगा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन है। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, 22 में वो क्वेश्चन है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोला, स्ट्रेनस एक्सरसाइज नहीं बोला उसने। और पूछ किसके लिए रहा है, ऑक्सीजन के लिए पूछ रहा है। तो कितना ऑक्सीजन टिश्यू को डिलीवर होगा, 5 ml, 5 ml, ठीक है। अच्छा, 21 में एक AR आया हुआ है, अ पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड, आ गया। देखो एनसीईआरटी में तो नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, नीट 2021 में आया हुआ है, इसलिए टॉपिक कवर करना जरूरी था। अ पर्सन गोज टू हाई अल्टीट्यूड एंड एक्सपीरियंस अल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, विथ सिम्टम लाइक ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ठीक है, हार्ट पाल्पेशन का मतलब होता है, मतलब हार्ट बीट का तेज हो जाना। ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई अल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है। तो इसका बच्चे को क्या लगा के आना था, ए। भाई ऑक्सीजन का जो होना चाहिए वो होगा ही नहीं। बोथ ऐसे रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो इतने बच्चे ए लगा के आए बिल्कुल सही, ठीक है। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन, अब फेवरेबल कंडीशन क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट रिक्वायर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। लेफ्ट शिफ्ट के लिए क्या, हाई ऑक्सीजन होगा, ठीक है, लो CO2 होगा, ठीक है, लेस HN, ठीक है, लो टेम्परेचर, भाई पहला ही मिल गया हमें, ये लेफ्ट शिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। 21 का क्वेश्चन है, हाई ऑक्सीजन लो CO2 लेस HN कंडीशन एंड लो टेम्परेचर, और ये 21 क्वेश्चन, ये भी 21 का ही था क्या। देखो 21 में इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे हैं और दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है। आर ऑल फेवरेबल फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एट एल्वुलाई, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वुलाई, ठीक है। तो एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा, 104 होगा और CO2 40 होगा, ये आ जाएगा। साइट ऑफ डिफ्यूजन एल्वुलाई। 20 सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो जब, हाँ मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आ गया है, जब भाई इंस्पायरेशन करते हो तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट से पहला क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम, पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा,
ठीक है। फिर पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज, इंस्पायरेशन इंक्रीज होगा, डिक्रीज क्यों होगा भाई? करेक्ट इवेंट, अच्छा ये तो फिर कट कर दो उसको। ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज होगा, इंक्रीज क्यों होगा? तो फर्स्ट एंड सेकंड ही होना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड सी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होगा। पल्मोनरी वॉल्यूम वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। इसकी वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटेगा, इंक्रीज नहीं होगा, सी ऑप्शन आएगा। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग ढूंढना है आपको, रॉन्ग। ठीक है, इन रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, हाई एच आइन कंसेंट्रेशन इन alveoli फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये तो करेक्ट है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन alveoli फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है भाई, पार्शियल प्रेशर ये कम होता है इसलिए हीमोग्लोबिन बन पा रहा है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद, नहीं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू, प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्राइमरली यहां आता है, चलो इसको देख लेते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, डालता तो ये एसेक्ट तो डालता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विद ऑक्सीजन बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन, तो इसमें तो फिर आपको यही डालना है, मेनली का मतलब वही, प्राइमरली ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो सी ऑप्शन आना चाहिए इसका, मेनली नहीं होना चाहिए एनसीईआरटी के लाइन के हिसाब से, ठीक है। ए गलत है तो कहीं गड़बड़ हुआ। हाई एचाइन कंसंट्रेशन इन एल्वलाई फेवर द फॉर्मेशन ऑफ, और हाई लिखा है भाई, ये गलत हो जाएगा। एचाइन हाई लिखा है, लो नहीं लिखा, अगर एचाइन बढ़ जाएंगे तो फेवर नहीं करेंगे, ठीक है। सी नहीं आएगा, एब्सोल्युटली राइट, ए ऑप्शन आएगा, ए भाई ए। मैंने भी ऐसे क्वेश्चन में ये गड़बड़ी हो जाती है, देखो एचएन कंसंट्रेशन इन एलवाई हाई लिखा हुआ है, लो नहीं लिखा हुआ, ए ऑप्शन आएगा रॉन्ग के अंदर। द टोटल लंग TLC is the total volume of air accumulate in the lungs at the end of force inspiration। अब इसमें चारों वॉल्यूम आ जाएंगे, ठीक है। चारों किस में आ रहे हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरी, डी ऑप्शन आ जाएगा, चारों ही वॉल्यूम आ जाएंगे, 2020 में आया वो क्वेश्चन है। मैच द आइटम, ठीक है, गिविंग कॉलम फर्स्ट, ठीक है, सेकंड से मैच कर दो। निमोटैक्सिक सेंटर पोन्स, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन के संग, कार्बोनिक एनहाइड्रेस कहां होता है? आरबीसी में होता है और प्लाज्मा में होता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई इज अ प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सी ऑप्शन। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जी एंड पॉल्यूटेंट में many people in urban area are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to inflammation of bronchi and bronchiole, बताया था ना मैंने, एलर्जी क्यों होती है? ब्रोनकाई और ब्रोनक्यूल में इन्फ्लामेशन की वजह से होती है, तो ए ऑप्शन आएगा, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूल में इन्फ्लामेशन। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट्स, टाइडल वॉल्यूम टीवी, अच्छा ये भी उसी का आ गया ये। व्हाट विल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अच्छा चलो अब समझो, इन्होंने टाइडल वॉल्यूम दे दिया है, इन्होंने देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आ गया, टाइडल वॉल्यूम दे दिया है इन्होंने 500 ml, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया है इन्होंने 1000 ml, ठीक है, ईआरबी। टीबी दे दिया है आपको, ठीक है, प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दे दिया है आपको, ठीक है। व्हाट विल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, अब दोनों जोड़ दो, टीबी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज, रेजिडुअल वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं हमें, ठीक है, इनको जोड़ दोगे, ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी हो गई। ये तो कंफ्यूज करने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम दे दिया उन्होंने, उसकी जरूरत ही नहीं है, इन्होंने एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछी है, व्हाट विल द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ऑफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज इतना ml, तो डी ऑप्शन आ जाएगा 1500 ml। हाँ नेक्स्ट आ जाओ, 19,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अच्छा करेक्ट पूछा है, ठीक है, ये तो गलत ही हो गया। एक्सपायरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन होता है। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, सही है। तभी तभी तो ये आएगी जब बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर कम होगा। इंस्पायरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक्सपायरेशन होगा, ठीक है। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, इंस्पायरेशन इनिशिएट होगा, एक्सपायरेशन नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। बी सब लगा रहे हो क्या? 19 में एक क्वेश्चन और आया, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर a person can breathe in after a force expiration is known as। maximum volume of air a person can breathe in after a force expiration। पूरी दम से उसने एयर निकाल दी, पूरी दम से एयर निकाल दी। अब मैक्सिमम कितना एयर ले सकता है? पूरी दम से एयर निकालने के बाद वो वाइटल वाइटल कैपेसिटी दे सकता है, 3 वॉल्यूम ले सकता है, ठीक है। टीवी भाई सब निकालने के बाद उसने भाई इंस्पायरेटरी निकाल दिया, टीवी निकाल दिया, एक्सपायरेटरी निकाल दिया, तो उठा करके तीनों जोड़ दोगे, वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। 18 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट रिप्रेजेंट लंग्स कंडीशन इन एस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। पहले एस्थमा फिर एम्फाइसीमा। इंक्रीज सरफेस नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ नहीं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, डिक्रीज सरफेस एरिया, ये सही है। पहले एस्थमा की बात कर रहा है, फिर एम्फाइसीमा की बात कर रहा है, सी ऑप्शन आएगा। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक, ठीक है। The alveoli they do not collapse even after forcible expiration because due to residual volume। इसकी वजह से, समझे? नेम ऑफ द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा। अच्छा 16 में एस्थमा मे बी एट्रीब्यूटेड टू, भाई एस्थमा में क्या होगा? एलर्जिक रिएक्शन ऑफ मास सेल इन लंग्स, ये ठीक है। एस्थमा में इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रैकिया नहीं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स नो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नो, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। रिडक्शन इन पीएच ऑफ ब्लड बिल, अगर भाई ब्लड की पीएच कम हो जाए तो क्या होगा? भाई पीएच कम होने से मामला एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस द रेट ऑफ हार्ट बीट, इंक्रीज होगी। रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, नहीं बेटा इंक्रीज होगा। डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ, यस, हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, ये घट जाएगी, सी ऑप्शन आएगा। अब आओ स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले बताओ कितने बच्चों ने सारे क्वेश्चन सही किए हैं, या कितनों के कितने गलत हुए, जरा बताओ फटाफट। वन रॉन्ग, वन रॉन्ग, 3 रॉन्ग, बहुत बढ़िया यार। इससे तुम्हारा तो, तुम्हें लग रहा है क्या तुम मतलब कर पाओगे? जो नए बच्चे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, पुराने बच्चों को तो सब पता ही है। यस सर, यस सर, यस सर, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ ही नहीं हुआ? चलो बहुत बढ़िया, यानी एक दो बच्चों के गलत हुए हैं, लगभग सबने सारे सही किए हैं, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर, ऑल करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब आ जाओ आगे बढ़ते हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा एक सिस्टम है, अब पीवाईक्यू का खेल खत्म है तुम्हारा। मैं कोई खेल तुम्हें अभी रोको तो सही, तुम्हारा एनसीईआरटी का खेल खत्म करूंगा, तुम्हारा पीवाईक्यू का खेल खत्म करूंगा। लास्ट टाइम पे तुम जो वाईटी पर झांकने जाते हो ना, हाँ लास्ट टाइम पर जो एग्जाम टाइम, वो खत्म कर दूंगा सारा, ठीक है। लास्ट टाइम पे सिर्फ तुमसे मैं पेपर करवाऊंगा और कुछ भी नहीं, ढेर सारे पेपर, ढेर सारे टेस्ट, ये सोच रखा है मैंने। थ्योरी तुम्हारी इतनी स्ट्रांग कर दूंगा, इतनी स्ट्रांग कर दूंगा, मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी फिर, ठीक है। रिवीजन भी मैं करा दूंगा, मतलब तुम्हें हर मायने से मैं स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश करूंगा, हर तरीके से, ठीक है।
मतलब मैं नीट को ध्यान में रख करके पढ़ाऊंगा। अभी ये दिमाग में रखना, तो मैं मतलब मुझे अभी समझ रहे हो, हाँ। टीचर नहीं बनाना, समझ में आ गया, हाँ, मतलब साइंटिस्ट नहीं बनाना। अभी नीट निकलवाने वाली तैयारी कराऊंगा, तो नीट के लिए जो बेस्ट हो सकता है, जो बेस्ट हो सकता है वो मैं करूंगा। क्वेश्चन भी मैं वही कराऊंगा जो नीट लेवल के हैं और नीट के अराउंड होते हैं, जैसे क्वेश्चन नीट में आते हैं, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन तो एक से एक खतरनाक है मेरे पास, ठीक है, तुम्हारे फरकच्चे उड़ा देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, पर वो नहीं कराने, ठीक है। नीट एडवांस वाले क्वेश्चन तुम कर लो, वो सफिशियंट है, क्योंकि नीट एडवांस अपने में अल्टीमेट क्वेश्चन हैं, ठीक है। वो नीट लेवल के हैं, एनसीईआरटी लेवल के हैं, समझे। मास सेल का रोल मैं इसमें बताऊंगा अभी। सर्कुलेटरी सिस्टम में मास सेल ही तो रिलीज करते हैं हेपारिन, हिस्टामिन, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन होता है, समझे। चलो, अब आ जाओ, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी प्लस लेना है, कोई नहीं, उसके लिए मैं बात कर लूंगा, ठीक है। उसके लिए कोड जनरेट कराते हैं कोई, ठीक है। एक देखो कोड आएगा आपके व्हाट्सएप पर और नॉर्मल मैसेज जो होते हैं उन पर, दोनों जगह कोड आता है, ठीक है। जिसको नॉर्मल बेस से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी प्लस या किसी में भी अपग्रेड करना हो, तो एक कोई कोड जनरेट करवाएंगे। बात कहता हूं मैं कि बच्चे कोई क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ओरली चीजें नहीं है कि हम मैं कह दूं उनसे वो हो जाए, वो परेशान हो जाते हैं, सर कैसे इसको करें। फिर टेक टीम से बुलाने पड़ते हैं कि एक बच्चे को ऐसे ऐसे में करना है, तो कैसे पॉसिबल है। तो वो दिमाग लगाते हैं क्या तरीका है, क्या जनरेट कोड करें, कैसे उस कोड को लगा करके बच्चा वहां से वहां अपग्रेड कर जाए। तो टेक्नोलॉजी आ गई ना इसके अंदर, इसलिए दिक्कत आती है। ऑफलाइन में क्या था कि सर मुझे इस बैच से इस बैच में आना है, ठीक है, कुछ नहीं है भैया, तो फीस जमा करा दे, अपना दिखा दी रसीद, वो कर देगा रजिस्ट्रेशन, सिंपल हो गया। यहाँ थोड़ी ना है। चलो आ जाओ सर्क्यूलेटिंग, अब आ जाओ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जो तीन चीजों के मिलने से बनता है। तो सर्कुलेटिंग फ्लूइड, तो दो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होते हैं हमारे अंदर, ब्लड और लिम्फ, जो हम पढ़ने वाले हैं। और ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड किस पाथ पर फ्लो करेगा, वो आपके ब्लड वेसल्स होंगे, जिसमें आर्टरी होंगी, कैपिलरी होंगी, वेन्स होंगी, पोर्टल सिस्टम होंगे, ये हम पढ़ने वाले हैं। फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड को इस पाथ पे फ्लो कराने के लिए एक पंपिंग मशीन भी तो होगी, जिसको हम बोलते हैं हार्ट, और हम हार्ट पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस भी यही रहेगी, इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले मैं बात करूंगा ब्लड की, ठीक है। स्टार्टिंग हमारी किससे होने वाली है, ब्लड से। तो ब्लड में बेसिक है, ये नॉर्मल नॉलेज के लिए मैं लिखाता हूँ पहली स्लाइड, ठीक है, या कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो पीएस से बन सकता है, ठीक है। तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, इसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, एक मिनट। इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका ओरिजिन क्या होगा, अच्छा एक बात और सुन लेना, ठीक है। मैं इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन मुझे और देने थे, ठीक है, मैंने यहाँ टाइम कम था तो नहीं दिए मैंने, रेस्पिरेटरी के लास्ट वाले। वो सारे क्वेश्चन और शुरू से लेकर अब तक जितने क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है, मैं इसकी एक पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ बना करके मैं आपको वो और प्रोवाइड कराऊंगा, हाँ, टेलीग्राम पे ही करा दूंगा प्रोवाइड। तो तुम्हें वो करनी है, वो इकट्ठे कर लेना, लास्ट टाइम पे देखना तुम्हें कितनी हेल्प मिलने वाली इन क्वेश्चन से, ठीक है। तो एक पीवाईक्यू का एक पीडीएफ बना लेना, ठीक है, दो पीडीएफ दूंगा, एक पीवाईक्यू की पीडीएफ दूंगा और एक चैप्टर के क्वेश्चंस की पीडीएफ दूंगा। ये सारी पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब प्रिंट निकलवाना है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। चलो, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन क्या होगा इसका, मीजोडर्मल। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है, भाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड की मैं बात करता हूं तो मेल के अंदर 5 लीटर के आसपास होता है और फीमेल में लगभग 4.5 लीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो थोड़ा कम होता है फीमेल में, एडल्ट फीमेल में, ठीक है। मेल में लगभग 5 लीटर के आसपास होगा, फीमेल में लगभग 4.5 लीटर के आसपास होगा, ठीक है, थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है, एडल्ट फीमेल में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ ब्लड लॉस होता है, एक कारण ये है। दूसरा, फीमेल के अंदर एंड्रोजन का लेवल कम होता है, एंड्रोजन समझ में आ गया होगा। एंड्रोजन मस्कुलरिटी के लिए, एंड्रोजन बॉडी ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो लेवल कम होने की वजह से ब्लड का अमाउंट थोड़ा कम होता है बाद बाकी का, ठीक है, इसलिए ये दो रीजन है। अच्छा, ब्लड क्या है, ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, पर इसके अलावा भी कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यस भाई, ब्लड के अलावा लिम्फ होता है, भरा पड़ा है बॉडी के अंदर।
ठीक है भाई, लिम्फ है, ब्लड है, साइनोवियल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जॉइंट के फ्लूइड्स हैं, साइनोवियल फ्लूइड्स, आंखों के फ्लूइड, जो सारे फ्लूइड को मिला दो तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें सारे फ्लूइड आ गए, ब्लड आ गया, सारे आ गए। ठीक है, लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कितना होता है? ये 15 लीटर होता है, 15 लीटर, जिसमें ब्लड आ गया, जिसमें लिम्फ आ गया, जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आ गया, जिसमें साइनोवियल फ्लूइड आ गया, एटसेट्रा। सब सारे फ्लूइड को मिला दोगे सेल के बाहर। भाई एक तो फ्लूइड होता है सेल के अंदर जिसको आप प्रोटोप्लाज्म बोलते हो, प्रोटोप्लाज्म के अलावा जो बाहर जो फ्लूइड भरा पड़ा है वो सबको मिलाकर के हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, जो कितना होता है 15 लीटर। 15 लीटर का ब्लड कितना प्रतिशत हुआ जरा बताओ? 15, भाई ब्लड कितना था? 5 लीटर। तो 15 लीटर का ये 5 लीटर कितना परसेंट हुआ जरा बताओ? 15 लीटर का 5 लीटर कितना परसेंट हुआ? आप बोलोगे सर 33%। अच्छा, जगह नहीं है यहां पर, समझ गए ना? तो ये समझ जाना भाई, ब्लड 5 लीटर है, ये 15 लीटर है, तो 15 लीटर का 5 लीटर कितना परसेंट हुआ? 30, या मैं यहां लिख देता हूं 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ECF। तो ब्लड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 33% होता है। बस ये क्वेश्चन एक बन सकता है, पुराना क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आ जाओ पीएच ऑफ ब्लड। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, ये इस पर क्वेश्चन लॉजिकल बनते हैं, एम्स में आए हुए क्वेश्चन है इसके ऊपर, एम्स का पेपर अलग से होता था वो वाले, इसलिए मैंने इसको जोड़ना चालू किया था। ब्लड की पीएच वेरी करती है। अगर मैं ब्लड की पीएच की बात करता हूं तो ब्लड की पीएच 7.4 भी होती है, ब्लड की पीएच 7.2 भी होती है। सर ऐसा कैसे? यस, 7.4 होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की पीएच, और जहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां पीएच कम होती है। सिंपल सी बात है, जहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा यहां CO2 का लेवल बढ़ेगा या कम होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होती है। और आप जानते हो जहां CO2 ज्यादा होगी वहां CO2 H2O के साथ मिलकर के H2CO3 बना लेगी, जो H आयन और बाइकार्बोनेट आयन में टूटेंगे। यानी अगर CO2 बढ़ेगी तो H आयन भी बढ़ जाएंगे। सिंपल सी बात है, CO2 बढ़ेगी तो H आयन भी बढ़ जाएंगे, CO2 घटेगी तो H आयन भी घट जाएंगे। इसकी पूरी मैकेनिज्म में लिखा चुका हूं, आपको आनी चाहिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में करा चुका हूं मैं। क्या कराया था मैंने? मैंने कहा था CO2 प्लस H2CO3, ये टूटेगा H आयन प्लस HCO3 आयन। यानी अगर CO2 का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल बढ़ेगा तो H आयन का लेवल भी बढ़ेगा। कहीं पर भी CO2 का लेवल बढ़ेगा तो H आयन का लेवल बढ़ेगा, CO2 का लेवल घटेगा तो H आयन का लेवल भी घटेगा। समझ में आया? अब समझ में आएगी आपका कंसेप्ट। मैं तभी कहता हूं कि CO2 कंटेनिंग ड्रिंक तुम जितनी ज्यादा पियोगे, कोल्ड ड्रिंक हो गई, सोडा ड्रिंक हो गई, इनमें सब में CO2 भरी होती है, तो सोचो आपके ब्लड की पीएच कम हो जाएगी। और जब ब्लड की पीएच कम होती है तो HbO2 एसोसिएशन कम हो जाता है। समझ रहे हो? यानी डिसोसिएशन बढ़ जाता है, यानी आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, आपका स्टेमिना कम हो जाता है, आपके ब्रेन की एबिलिटी, बॉडी टिश्यू की एबिलिटी, माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर सब कम हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है आपकी डाइट के अंदर एल्कलाइन फूड होना चाहिए, एल्कलाइन वाटर आपकी डाइट में होना चाहिए। जितना आप एल्कलाइन चीजें इंटेक करोगे, ठीक है, साथ में कुछ न्यूट्रल चीजें भी लेने पड़ेंगी जो चीजों को मैनेज करे, समझे? उससे आपकी बॉडी की हेल्थ, ऑक्सीजन का लेवल, सब चीजें बढ़ता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? भैया तू डरा मत, कौन है ये? प्रोटोप्लाज्म नहीं पता बेटा? सेल के अंदर जो लिक्विड होता है दो होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर साइटोप्लाज्म।
दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। समझे? एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर जो फ्लूइड होगा, पर न्यूक्लियस के बाहर होगा, साइटोप्लाज्म। दोनों को जोड़ दोगे, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अरे ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड। चलो, सलोनी बेटा अब तेरा मैसेज देख रहा हूँ सर, इतनी बार आपको आज मैसेज किया आपने देखा ही नहीं। अच्छा, बार बार लिखूंगी तो स्पैमर लिखूंगी। मुझे खुद नहीं पसंद, इसलिए प्लीज इस मैसेज को रीड कर लीजिए एक बार। कर तो लिया रीड, इसमें कुछ है ही नहीं। सलोनी क्या कहना चाह रही है तू बता। सर मंथन 3.2 इन्फिनिटी बैच लिया है मैंने कई बार टेलीग्राम चैनल स्कैन किया, ट्राई किया, लेकिन ज्वाइन नहीं हो रहा चैनल। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं अगली स्लाइड के अंदर टेलीग्राम का दूसरी चीज लेकर के आता हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है, ज्वाइन नहीं हो रहा? ठीक है, अभी जो स्लाइड में मैंने स्कैनर लगाया है इसको स्कैन करके देखना, अभी वाला, पुराना मत करना। डोपा आएगा, डोपा आ रहा है, डोपा डिस्पैच हो रहा है, डोपा तैयारी पर है। समझे? अभी तभी तो सोचो, आप डिले ना हो जाए तो नीट एडवांस बुक पहले डिस्पैच करा दिए, डोपा की पूरा डिलीवरी चार्ज इनको अलग से देना पड़ रहा है। यस, बस प्रिंटिंग डिले होने की वजह से बहुत लॉस में चीजें हो गई हैं, पर सबको डोपा मिलेगा जिन्होंने इन्फिनिटी लिया है या जिन्होंने अलग से डोपा ऑर्डर किया है। ठीक है, जैसे ही फ्लिपकार्ट अमेजोन पर डोपा दिखना चालू हो जाए ना, समझ लो डोपा डिस्पैच होना चालू हो चुका है हर बच्चे को। नहीं, तरुण सर का बर्थडे अभी नहीं है बेटा। अच्छा, तो मैं देखता हूँ एक बार, मैंने देखा नहीं है अभी, क्योंकि अभी, क्योंकि होता है तो हमारे ग्रुप पर भी एक्टिव हो जाता है। डोपा जरूरी है, डोपा जरूरी है भाई, डोपा बहुत जरूरी है। डोपा तुम देखो, बॉटनी का डोपा तुम्हें पता है, एक बार जूलॉजी का डोपा भी देखो ना, तो समझ में आएगा डोपा की क्वालिटी क्या है। जिसने आज बैच ज्वाइन किया टेंशन मत लो, ठीक है, उसका बैकलॉग हम क्लियर कराएंगे ही। ठीक है, बायोमोलिक्यूल मैं सैटरडे को करा रहा हूं, मतलब 15 अगस्त वाले दिन करा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, कंप्लीट कराऊंगा, डिटेल्ड में कराऊंगा, वन शॉट में कराऊंगा। ठीक है, सबकी छुट्टी है तो सभी लोग ज्वाइन कर लेना, जिनको रिवीजन करना है, जिनको जो भी करना है। ठीक है, चलो, आज नया चैप्टर चालू कर रहा हूं मैं, अभी स्टार्ट ही किया है मैंने, पहली स्लाइड है ब्लड की, आगे बढ़ रहा हूं। अब बात करते हैं ब्लड का कंपोजिशन क्या है। अभी ब्लड किस किस चीज से मिलके बना है, तो ये ध्यान रखना है आपको, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, जो मैं पढ़ाने वाला हूं डिटेल में। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर मैं ब्लड के कंपोजिशन की बात करता हूं, तो ब्लड में किस किस से मिलके बनता है ब्लड? भाई ब्लड में दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं ब्लड के अंदर? दो चीजें, ब्लड प्लाज्मा होता है,
और नंबर 2 फॉर्म्ड एलिमेंट, जिसको ब्लड सेल्स भी कहते हैं। इसको हम अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है ब्लड के अंदर? टोटल ब्लड का 55% तो अकेला प्लाज्मा ही होता है। हाँ, 45% सेल्स होते हैं, जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। अगर मैं प्लाज्मा की बात करता हूं, प्लाज्मा किस किस चीज के मिलने से बनता है? प्लाज्मा में 3 चीजें होती है। नंबर 1 वाटर होता है, नंबर 2 प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और नंबर 3 प्लाज्मा में ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और अगर मैं सेल्स की बात करूं, सेल्स को 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इरेथ्रो मतलब क्या होता है, और साइट मतलब क्या होता है? ल्यूको मतलब क्या होता है, साइट मतलब क्या होता है? थ्रोम्बो मतलब क्या होता है, साइट मतलब क्या होता है? इरेथ्रो मतलब होता है रेड। कहीं भी टर्म आ गया इरेथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, ल्यूको व्हाइट, व्हाइट सेल, और थ्रोम्बो क्लॉट, क्लॉट। इसलिए इसको बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, यानी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, तो आप इन 3 सेल को पढ़ने वाले हो, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना आप, ठीक है, आपसे वाटर का परसेंटेज पूछे, वाटर लगभग कितना परसेंट होता है? लगभग 90 से 92% के आसपास वाटर होता है, ये भी मेंशन कर देते हैं। लगभग 90 से 92% के आसपास वाटर होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। एनसीईआरटी में इसका नहीं दे रखा, प्रोटीन का दे रखा है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं, ये मैं एडिशनल लिख रहा हूं, लगभग 1% के आसपास होता है। लगभग 1% के आसपास होता है, बचा लगभग, मतलब 8 से 9% के आसपास होगा ऑर्गेनिक। 8 से 9, हाँ, मतलब 8 से 9% के आसपास ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 90 ये हो गया, 9 ये हो गया, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, अप्रोक्सीमेटली, हाँ। प्लेटलेट्स का डब्ल्यूबीसी हो गया। हाँ बेटा, 3.0 में बायोमोलिक्यूल, क्योंकि देखो एक चैप्टर हुआ था 2.0 में, ठीक है, बस एक चैप्टर, जो हम 3 पॉइंट, भाई 2.0 और 3.0 मिक्स हो गया। अब हम 3.0 में जो चैप्टर एक, जो 2.0 में एक चैप्टर हुआ है, 3.0 वाले बच्चों को सारे टीचर, ठीक है, अलग से करा रहे हैं, वाईटी पर भी करा रहे हैं, और बैच मतलब वही वही बैच में आ जाएगा, वही वाईटी पर है। ठीक है, तो मेरा वाईटी पर लगा हुआ है, बायोमोलिक्यूल लाइव कराऊंगा, बेसिक्स से कराऊंगा, डिटेल्ड में कराऊंगा, पीवाईक्यू के साथ कराऊंगा, जिससे एक एक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, पर मेरा सेशन मैक्स टू मैक्स 3 साढ़े 3 घंटे का होगा, इससे ज्यादा सेशन, हाँ, अभी डॉक्टर की परमिशन नहीं है, क्योंकि बैकबोन में थोड़ी सी हल्की सी इंजरी थी। हाँ, मैक्सिमम इतना। अगर लगता है
कि सेशन की जरूरत है तो मैं संडे को भी 1 घंटे का सेशन ले लूंगा, बट सैटरडे को 15 अगस्त को मेरा सेशन है, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे में मैं ट्रिक मैं करा दूंगा। मुझे आइडिया है क्योंकि मैं करा चुका हूँ, इसलिए मैं करा दूंगा। रिकॉर्डेड नहीं है बेटा, लाइव मैं लूंगा, लाइव। अच्छा, रिकॉर्डेड लेक्चर फुल स्क्रीन नहीं हो रहा, देखता हूँ, मैं पूछूंगा इनसे क्या दिक्कत है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? एकदम क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। या आज सर्कुलेशन इतना ही रखूं मैं? ठीक है, बेसिक रख दिया है मैंने, अब सर्कुलेशन में स्टार्ट करूंगा। जिससे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक दिन में एक चैप्टर पसंद करते हैं। मैं चाह रहा हूँ आज आप रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से कर लो, ठीक है, सारे पीवाईक्यू मैंने करा दिए हैं। और कल मैं सर्कुलेशन का मैक्सिमम पार्ट एडिशनल खींच दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो आज मैं तय रखूंगा, कल करूंगा सर्कुलेशन। आज तो बेसिक करा दिया है सर्कुलेशन का, लेक्चर 1 आप मान लो इसको। और कल एक्चुअल में सर्कुलेशन चालू होगा, मैं ये 2 स्लाइड कराऊंगा स्टार्टिंग से करा करके, फिर मैं आगे डिटेल में लेके चलूंगा। और कल मैं पूरी आरबीसी करा दूंगा और डब्ल्यूबीसी का भी पार्ट हो जाएगा। यस, सर्कुलेशन में प्लाज्मा पूरा हो जाएगा कल, आरबीसी हो जाएंगे और आधे डब्ल्यूबीसी हो जाएंगे। इतना मैं कल करा दूंगा, कल का टारगेट होगा। और एनसीईआरटी साथ कराऊंगा, तो कल एनसीईआरटी इंक्लूड होगी और फिर क्वेश्चंस कराऊंगा जैसे कराता हूँ सेम वैसे ही। और लास्ट में पीवाईक्यू, यानी एनसीईआरटी पीवाईक्यू के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम टिप्स पर होंगे, ठीक है। ओके, कोई क्वेश्चन पूछना तो मुझसे पूछ लो, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है तो पूछो। टेलीग्राम पर मैं लाइव आ जाऊंगा, एक काम करते हैं। हाँ बेटा, आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एराथ्रोसाइट, एराथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल, एक ही बात है। एराथ्रोसाइट बोलो या आरबीसी बोलो, ल्यूको मतलब व्हाइट, ठीक है, या व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स, एक ही बात है। अभी तो देखो टेस्ट के अंदर आपका यही आ रहा है, ब्रीदिंग आएगा पूरा, ठीक है। जो टेस्ट आएगा उसमें ब्रीदिंग चैप्टर पूरा आएगा। अभी ब्रीदिंग कहां तक था? पल्मोनरी वॉल्यूम और कैपेसिटी तक था। अगले टेस्ट में कंप्लीट ब्रीदिंग आएगा, कंप्लीट ब्रीदिंग इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। उसके बाद यानी हर चैप्टर के लगभग 2 टेस्ट तुम्हारे हो जाएंगे, फिर क्यूमुलेटिव टेस्ट होंगे, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा, जब 2 चैप्टर हो जाएंगे तो अगले टेस्ट में पुराना चैप्टर का मैं ऐड करना चालू करूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं। क्लास टाइम शाम को होगा, 15 अगस्त को शाम 5 बजे होगा बेटा, 15 अगस्त शाम 5 बजे। 5 बजे से लेकर के 9 बजे तक का मेरा टाइम है, इसी के अंदर मैं परफेक्टली बेसिक कराऊंगा। मुझे लगेगा टाइम और चाहिए तो अगले दिन मैं 1 घंटे की क्लास लगाऊंगा, पर उस दिन मैं 5 से 9 क्लास लूंगा, एकदम एग्जैक्ट। कम हो सकता है पर 9 से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, टाइम कम हो सकता है पर 9 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय बाय।